चलिए देखो, वर्क, एनर्जी एंड पावर से आप लोग क्या समझते हैं, पहले तो ये बताओ। बताओ इनमें से किसी चीज से भी आप क्या समझते हैं, वर्क से क्या समझते हैं? सर वर्क वो होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं वर्क। मतलब हमने फोर्स लगा के काम किया कुछ। उसकी पोजीशन चेंज होती है ना। व्हेन, अगर तुमने पढ़ा भी होगा, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही सब है ना। यस सर। फोर्स का, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to D dot S. एफ डॉट BS F dot DS. एफ डॉट एस, है ना। तो मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए ये कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन, Scalar quantity. है ना। ये तो तब होता है जब फोर्स क्या हो मेरी, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला था। और इसको अगर खोल के लिखूं तो कैसे लिखूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस F S cos of theta. थीटा, और थीटा किसके बीच का डिस्टेंस, एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड, क्योंकि एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है। अगर जिसको फोर्स के ये थीटा वाली कंसेप्ट याद नहीं रखना, तो वो सिर्फ ये समझ लो कि मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन याद रखना फोर्स की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही होनी चाहिए फिर जो किसकी है, फोर्स की। अभी बताएंगे कैसे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाद में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, ये तो था कांस्टेंट फोर्स, लेकिन अगर फोर्स क्या हो मेरी, Change. Vary. वेरिएबल फोर्स हो, तो क्या करेंगे सर हम? तो सर Integration. वेरिएबल फोर्स, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, मान लो फोर्स का F कोई is मैंने equal कोई to M. इक्वेशन दे दी, देखो मैंने कोई इक्वेशन दे दी 2x, तो मतलब अब x है यहाँ पर पोजीशन, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू 1 थी तो फोर्स कितनी थी, 2. 2। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फोर्स कितनी होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी तो फोर्स कितनी होगी, 6। तो फोर्स डिस्टेंस के साथ या टाइम के साथ भी हो सकती है, जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो, वेरी कर रही है। इसी फोर्स को बोलते हैं कैसी फोर्स, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल। इसके लिए क्या करते हैं हम, स्मॉल वर्क डन की डिसाइड कर लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी क्या होगी, स्मॉल। इसलिए दोनों को डी से लिख दिया। डॉट इसलिए हटा दिया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन को अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, Same. तो थीटा 0 कोस 0 कितना होता है, 1, 1. इसलिए डॉट नहीं है। टोटल निकालने के लिए दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। Integration. डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है वर्क डन, डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एफ डी एस। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोर्स कैसी होगी, वेरिएबल फोर्स। Variable force. ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में रख लो। कब नॉर्मल फोर्स वाला लग रहा है, नॉर्मल फोर्स वाला तो सबको आता है, वेरिएबल में भी आता तो है, तुमने करा तो होगा बट भूल चुके होगे। अब देखो, अब मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। अगर एफ की वैल्यू दे रखी है यही 2x, ठीक है, तो बताते हैं वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो W का फॉर्मूला क्या बनेगा वर्क डन का, इंटीग्रेशन एफ dx, थीटा अगर 0, थीटा इज 0। अच्छा, F की जगह क्या लिख दोगे, 2x. और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx. dx। और मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू शुरू से बताओ, 0 से x की वैल्यू कितनी हो जाए जब 4 मीटर, तब क्या निकालना है तुमको, वर्क डन, ठीक है। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से, 0 से 0 to 4. अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन X square upon 2. 0 to 4, ये 2 से 2 कट गया, W का आंसर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 16। ऐसे निकालते हैं। ये वर्क डन बाय कौन सी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। Variable force. समझ में आ जाएगी बात सबको, हाँ या ना? आसान चीज Yes है। sir. ऐसा समझ लो कि अभी ब्रश अप हो रहा है तुम्हारा, ये सब 11th में तो पढ़ा ही था तुमने। अब देखो ध्यान से कि आपने जो एक चीज फॉर्मूले वाली बात भी करी थी, कांस्टेंट फोर्स वाली, आपने 2 फॉर्मूले बताए थे। सर आपने कहा था या तो थीटा को ध्यान में रखो, अगर थीटा को ध्यान में नहीं रखना तो ये बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट वही लेना सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वही लेना जहां पर क्या हो, जिस डायरेक्शन में क्या हो फोर्स। फॉर एग्जांपल, बॉडी पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में,
और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इस डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 4 मीटर। तो बताओ वर्क डन कितना होगा फॉर्मूले से? एफ एस Cos 8 होगा। कोस थीटा, हाँ एफ एस कोस थीटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो एफ की वैल्यू पुट करो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करो, थीटा कितना हो गया? 1 0, 1 क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, कोस 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। 8 और इसको हम सिंपल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो आपने कहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट याद रखना डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में लेनी है जिस डायरेक्शन में फोर्स हो। फोर्स तो होगा। देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है जहां पर फोर्स है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? सही आएगा। सही आएगा। दूसरा केस देखते हैं। अब बॉडी इधर हो रही है सर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इधर की तरफ। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या तुम ऐसा समझो, हो सकता है ना ऑपोजिट भी हो सकता है, फ्रिक्शन में होता भी है ऐसा। मान लो फोर्स इधर लग रही है ना, किसी भी कारण से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है फॉर एग्जांपल इस बॉडी पर, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले से करूं तो क्या होता है वर्क डन? एफ एस कोस FS cos theta। फोर्स 2 है, डिस्प्लेसमेंट मान लो 3 है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? एफ की जगह पुट करोगे 2, डिस्प्लेसमेंट की जगह पुट करोगे 3, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? 180 तो कोस 180 कितना होता है? -1 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -6। -6 ठीक है। अब हमारे वाला दूसरा फॉर्मूला क्या कहता था कि तुमने सीधा मल्टीप्लाई करना है, बस याद रखना डिस्प्लेसमेंट वहीं लेनी है जहां फोर्स होगी। फोर्स तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में ले आऊंगा। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है, मैं उठा के कहाँ ले आऊंगा इसको? राइट साइड। और आपको पता है किसी वेक्टर को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊं तो उसका मैग्नीट्यूड के आगे क्या लग जाता है? माइनस। तो अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, अब डायरेक्शन सेम हो गई ना दोनों की, तो यस सर। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? -3। अभी भी आंसर क्या आ रहा है? -6 समझ में आ रहा है क्या दोनों बातें क्या बोल रहा था मैं? अगर थीटा ध्यान में नहीं रखना तो आपको फोर्स की या डिस्प्लेसमेंट को इधर उधर करना पड़ेगा, वरना क्या ध्यान में रख लो? थीटा वाला फॉर्मूला। तो आपके ऊपर है कैसे सोल्व करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछ लो। नहीं सर। तरीका समझ में आया? ये बेस से बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तरीका समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन तो करेंगे ये भी जेई वाले। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। आइए नो सर। सर, अब यहां तक तो ठीक है बात। अब आपने एक वर्क डन की बात भी कर रहे हो सर आप, वर्क डन का वेरिएबल वाला फॉर्मूला क्या पड़ा था सर? एफ डी एक्स या एफ डॉट डी एक्स, है ना? ये कैसे निकलता है सर? अब ये भी चीज समझ लो सर। अगर आपके पास में मान लो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है ना, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्स एक्सिस को मैं ऐसे लिखता हूँ कैपिटल से, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों एक्सिस को कैसे लिख देता हूँ? कैपिटल से। ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, तुम कंफ्यूज ना हो तो। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट, राइट? अच्छा, अगर अब मेरे को इससे वेलोसिटी निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ? वेलोसिटी ds बाय dt। ऐसे निकालते हैं ना, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? हाँ या ना? ऐसे लिखते हो? यस सर। अच्छा, तो देखो यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। y एक्सिस और x एक्सिस आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड या मल्टीप्लाई? देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब y एक्सिस, टाइम मतलब x एक्सिस, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड। और कौन सा प्रोसेस फोमिनोमिना हो रहा है? डिफरेंशिएशन का। तो जब भी y एक्सिस और x एक्सिस डिवाइड हो रहे हो तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएशन, या क्या निकाल सकते हो? जब भी y एक्सिस चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये किसका फॉर्मूला होता है ग्राफ में? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप। जब भी y एक्सिस और x एक्सिस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो दो चीजें याद रखना, या तो डिफरेंशिएशन होगा, और ग्राफ दे रख इक्वेशन दे रखी है तो डिफरेंशिएशन कर दो, और ग्राफ दे रखा है तो क्या निकाल दो? स्लोप निकाल दो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं सर। अब मान लो ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन और टाइम का। यानी y एक्सिस पे कौन है? एक्सेलरेशन, और x एक्सिस पे कौन है? टाइम। तो अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन वैसे निकालते हैं तो क्या करते हैं? dv बाय dt।
dt। लेकिन अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करूंगा, dt को उधर ले जाऊंगा ना। यस सर, तो अब देखो x एक्सिस और y एक्सिस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मल्टीप्लाई। देखो ये x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस। Multiply हो टाइम गया। किस में है, x एक्सिस में, और एक्सेलरेशन क्या है, y एक्सिस में, है ना। ये y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और टोटल वोल्टेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल वेलोसिटी दोनों साइड क्या करते हैं आपका, इंटीग्रेट। क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या करना पड़ता है बच्चों, इंटीग्रेशन, है ना। पता है ना ये बात तो सबको। Yes sir. हाँ, तो देखो अब इंटीग्रेशन क्या है, और यहाँ पर x और y आपस में क्या हो रहे हैं सर, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, हम कौन सा प्रोसेस, Integration. इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। या जैसे यहाँ पर ग्राफ दे रखा हो तो स्लोप तो निकालेंगे तो डिवाइड होता है, इसकी जगह क्या होता है इंटीग्रेशन का दूसरा नाम, एरिया Area under curve. अंडर कर्व। एरिया अंडर द। समझ में आ रही है बात अब। तो अगर कोई तुमसे पूछे वेलोसिटी निकालनी है एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ से, तो कहो ग्राफ दे रखे तो क्या निकाल दो उसका, एरिया अंडर कर्व। और अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसका क्या कर दो, Integration. इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात सबको। यस तो सर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब y एक्सिस और x एक्सिस डिवाइड हो रही है तो दो चीजें, या तो डिफरेंशिएशन या स्लोप। स्लोप। Slope. y एक्सिस और x एक्सिस मल्टीप्लाई हो रही है तो या तो, या integration या area under curve. ये सिर्फ समझने के लिए है, तुम कभी भूलो ना बस इस बात को। क्लियर है, बहुत डीप में मत जाना। समझ में आ रही है यहाँ तक। यस अच्छा, सर। Yes. अब तुम खुद देखो, ये फोर्स है, यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और अभी आपने वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है एफ डॉट डी एक्स। आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, एफ एक्सिस और वाई एक्सिस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Multiply हो रहा है. तो टोटल दो ही तरीके लिख सकते हैं, या तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या एरिया अंडर या कर्व। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या area under curve. तो एफ और एक्स का, तभी तो हम टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करते थे, Integration. और दूसरा अगर अब इनके बीच में ग्राफ दे रखा हो तो वर्कडन कैसे निकलेगा, एफ और एक्स का क्या निकाल दो, एरिया अंडर। समझ में आ रहा है क्या। तो एफ एक्स ग्राफ का अगर एरिया अंडर कर्व निकालोगे, कर्व ऑफ एफ एक्स ग्राफ, वो आपको क्या देगा बच्चों, वर्क डन। समझ में आ रहा है। इसका एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो ये मिलेगा। क्लियर सबको। यस सर। और एफ को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन करोगे तब भी क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन। किसी को यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अच्छे से देख लो। कुछ भी पूछना है तो शर्माओ मत। मेरे को पता है बहुत टाइम हो जाता है, 11th करे हुए बहुत टाइम हो गया तुम्हें, है ना। तो पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो, साल होने वाला है तो पूछ सकते हो आराम से। पूछना है कुछ, नहीं सर. चले आगे, सब बताओ हाँ या ना, चले आगे। Yes sir. यस सर। चलो फिर अब लास्ट चीज पढ़ो। आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होता, पढ़ा था ना एनर्जी के बारे में। यस सर। आपने वैसे पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एमजीएच। MGH. एमजीएच सिर्फ किसका होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gravitation. है ना, सिर्फ उसके लिए होता है। ठीक है, हमेशा मत बोला करो एमजीएच, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो अलग अलग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से आती है। बट हम क्या कराने वाले हैं, हम एक बात बताने वाले हैं आपको, एनर्जी का कंजर्वेशन बताने वाले हैं। आप बताओ मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है या नहीं रहती, बताओ क्या लगता है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। बोलो, ये कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे। क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। तुमने 6th क्लास में कुछ पढ़ा हुआ है वही बोल दो, कम से कम कुछ नहीं बोलना। तो जो 6th क्लास की डेफिनेशन है वही बोल दो। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन Neither be creative nor be destructive, but it can be transferred when formed इसका energy. मतलब क्या, एनर्जी हमेशा क्या रहती है,
कंजर्व रहती तो है। फिर मैं यही पूछ रहा हूँ, Conserve. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी Yes, सर. sir. नहीं, ये जो तुमने पढ़ा हुआ है ना एनर्जी कंजर्वेशन, वो किसके लिए होता है सर? टोटल एनर्जी के लिए होता है। किसके Yes, लिए होता है? sir. Total energy के लिए. वो हमेशा कंजर्व्ड होती है। अब टोटल एनर्जी में सब आ जाता है सर, हीट एनर्जी भी आ गई है ना, कोई साउंड एनर्जी, जो भी एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी है, वो सारी किसमें आ जाएगी? टोटल Total एनर्जी में। energy. तो वो तो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी ही रहेगी। लेकिन जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हो ना बच्चे, उसमें सिर्फ दो टाइप की एनर्जी आती है, एक Kinetic energy और दूसरी potential energy. और ये हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहती, इसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है। तो अब से जो भी बोलेगा टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो किसके लिए होता है वैलिड? सिर्फ टोटल Total एनर्जी। energy. मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम रहे। मतलब अगर पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितनी थी, 100, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितनी हो गई? 100. तो थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई 80। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहनी है तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा? 0. 0. पी और के 100 रहे तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा? 20. 20 सर. थोड़े टाइम बाद मैंने देखा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 70, तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा? 30. 30. 30, ताकि टोटल क्या रहे? सेम 100. रहे। 100. समझ में आ रहा है? Yes. Yes. तो जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनका सम सेम रहता है, तभी मैं बोलता हूँ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। अदरवाइज Conserve. नहीं नहीं है, है. नहीं है. अदरवाइज नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात सब? Yes. तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम सेम कांस्टेंट रहना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए तो कौन बढ़ जाए, Kinetic energy. और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए तो कौन बढ़ जाए? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है या चेंज भी हुई है तो वो किस में चेंज हो जाए? काइनेटिक में। और अगर Kinetic. काइनेटिक चेंज हुई है या कम या ज्यादा हुई, वो किस में चेंज हो जाए सर? पोटेंशियल में। Potential. जब तक इन दोनों के बीच में तालमेल बना रहेगा तब तक तो ठीक, लेकिन इनके बीच में कोई तीसरे टाइप की एनर्जी आ जाए तो ये एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। रहेगी, कभी नहीं भी होती. नहीं रहेगी। और ऐसा होता है जब फ्रिक्शन आ जाता है तो एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। Loss हो फ्रिक्शन जाती है. जैसी जो भी रेजिस्टिव फोर्स होती है वो एनर्जी का लॉस करवाती हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पूरी तरह नहीं बदल पाती, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों का सम कांस्टेंट नहीं रहेगा और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से होता है। डिसिपेटिव फोर्सेस मतलब जिनकी वजह से एनर्जी का क्या होता है? लॉस। Loss. होता है. फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल, कोई फ्रिक्शन की वजह से या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से पहले पोटेंशियल एनर्जी थी 100 और काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो सम तो कितना था? P प्लस के का 100। 100. हमने कहा ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद देखा पोटेंशियल एनर्जी हो गई 90, काइनेटिक एनर्जी हो गई 5, और 5 किस में चल गई? हीट एनर्जी में। हीट। तो देखो P प्लस के क्या है अब? 95. 90 plus 95. क्या ये कांस्टेंट रहा? अब No sir. ये तीसरे टाइप की एनर्जी आ गई। लेकिन टोटल एनर्जी तो देखो 90 प्लस 5 कितनी हो गई? 100। Uh, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हमेशा रहे या ना रहे ये पक्का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे टाइप की एनर्जी आ गई। जब तक पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। लेकिन कोई भी तीसरे टाइप की एनर्जी आ जाए, मान लो कि ये हीट हो गई या लॉस हो जाए किसी एनर्जी का की फॉर्म में, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। किसी को इस बात में कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है सबको? Yes. क्या अब मैं पूछूं मैकेनिकल एनर्जी Yes, हमेशा sir. कंजर्व्ड रहेगी या नहीं, तो क्या बोलोगे? No sir. तो फिर no अगर sir. तुमसे पूछे तो लेकिन तुमने तो पढ़ा हुआ है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो किसका है तो फिर? heat energy में वो change कौन सी होगी. एनर्जी का है? Heat But energy. टोटल एनर्जी का है। समझ में आ रही है ये बात सबको? Yes sir. Yes sir. Yes. तो अब यहां तक हमारा काम खत्म। अब एक थ्योरम है वो पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो वो थ्योरम क्या है सर? वर्क
एनर्जी, एनर्जी थ्योरम। ये एनर्जी क्या बोलता है ये थ्योरम, कोई बता सकता है? यस सर। बताओ। वेरी गुड। होता था जो वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। पूरा बोलो। वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन के। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से बोलो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। समझ में आ रहा है? यही यस गलती करते हैं। देखो, वर्क पावर एनर्जी बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही नहीं पता होती, इसीलिए आंसर गलत आते हैं इसके। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में, उसी से सारा कुछ होगा। ठीक है, बट तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि कहां पर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है, कहां पर नहीं लगाना, तो आंसर क्या ही आएगा? गलत ही आएगा ना। अब क्वेश्चन में फ्रिक्शन मेंशन किया हुआ है और दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी भी और बाद की काइनेटिक एनर्जी भी और फ्रिक्शन भी बता रखा है। तो अगर तुम अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किस में दिखा दोगे? सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में, और ऐसे कह दोगे इसके इक्वल हो गया हाफ mv स्क्वायर के, हाफ और mv v स्क्वायर। क्या होगा? v निकल भी जाएगा तुम्हारा √2gh, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन के टाइम पर ये वाली कोई चीज होती नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल नहीं रख होगा। सकते, क्योंकि नहीं होता। फ्रिक्शन के अंदर तो एनर्जी का लॉस होता है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन अगर फॉर्मूले से फॉर्मूला लगा दोगे इक्वल वाला, पता ही नहीं लगेगा सर कहाँ लगाना है। तो यही चीज समझनी है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है वर्क एनर्जी में। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस से मेरा मतलब क्या है? जब भी कोई पूछे वर्क डन, तो सबसे पहले पूछो कौन सी फोर्स। अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 लग रही है, एक फोर्स F2 लग रही है, एक फोर्स क्या लग रही है? F3, एक फोर्स क्या लग रही है? F4, और बॉडी चल भी रही है किसी ऐसे डायरेक्शन में। तो अगर तुमसे कोई पूछे वर्क डन, तो पहले पूछो ना सर कौन सी फोर्स से, F1 से, F2 से, या F3 से, या F4 से, तब फॉर्मूला लगाओगे ना। अगर F1 से पूछेगा तो लिखोगे F1 डॉट एक्स, F2 से पूछेगा तो क्या लिखोगे? F2 डॉट एक्स, या अगर टोटल पूछेगा तो सबका निकाल के फिर ऐड करोगे। लेकिन जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कौन सी फोर्स है, तो वर्क डन निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर वर्क डन बाय क्या? ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज। जितनी भी सिस्टम पे फोर्स लग रही है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं उन सबका वर्क डन निकालना पड़ेगा। फिर उसको किसके इक्वल रखो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो किसी भी टाइप की फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे कुछ, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है तुम कौन से टाइप की फोर्स देख रहे हो। क्लियर है? चाहे कोई भी फोर्स हो, अगर वो सिस्टम पर लग रही है, उन सब के द्वारा क्या निकालो? पहले वर्क डन, वर्क डन। फिर उनको, उस पूरे वर्क डन को किसके इक्वल रखो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर है क्या? यस सर। और आगे आगे और भी चीजें आती है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे अच्छे से करेंगे। पहले यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ही ये क्वेश्चन रहा, ईद में क्या कह रहा है बताओ? कोई बता सकता है क्वेश्चन में क्या पूछे? अब देखते ही हो जाने वाले क्वेश्चन है। देखो 2019 में आया हुआ और हो जाएगा अभी से ही। देखो क्या पूछ रहा है इसमें, बताओ। एक पार्टिकल है, 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है फ्रॉम रेस्ट अंडर तो रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0। 0। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद डिस्टेंस। फोर्स टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, मतलब कैसी फोर्स है सर? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स। ग्राफ भी दे रखा है। तुमसे पूछा है कि क्या निकालो? काइनेटिक एनर्जी निकालो ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 3 मीटर। आफ्टर 3 मीटर मतलब 3 मीटर यही है सर, है ना? यस सर। टोटल टोटल के लिए बताना है, टोटल जर्नी का क्या निकालना है? वर्क डन। तो कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फाइनली। इनिशियल तो कितनी है काइनेटिक एनर्जी, कोई बता सकता है? 0। यस सर। 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो वो भी क्या है? 0। 0। तुमको क्या बतानी है सर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी ही लिख दो। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। तो बताओ कैसे Yes, sir. निकालोगे? कैसे निकालोगे? अब खुद सोचो, पेपर में आ गए तो कैसे करोगे? दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, फिर मैं हेल्प करूंगा। ग्राफ दे रखे हैं, ग्राफ से तुम क्या निकाल सकते हो ये सब पता है तुम्हें, अब रिवाइज भी हो चुका है।
फॉर्मूला लिखो, कुछ तो लिखो, थ्योरम भी बता रखी है, हिंट दे देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, इससे ज्यादा हिंट नहीं। जो मैंने बोला है उसको कॉपी पर लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम और किसका कॉम्बिनेशन है सर, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। दोबारा बोलो, किस किस का कॉम्बिनेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम और Work energy theorem and a variable force. वर्क डन बाय। सिर्फ 2 ही बच्चे हैं क्लास में क्या, बाकी सब नहीं नहीं बोलेंगे? सर, बोलो सभी भाई, हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल फॉर वेरिएबल फोर्स। Variable force. तो इसको यूज करके क्वेश्चन करने की ट्राई करो। अप्रोच बताओ मेरे को, क्या लिखोगे? थोड़ा बहुत सोचो तो सही बच्चे, ऐसा कुछ गलत ही बोलो लेकिन माइक ऑन करके बात तो करो मेरे से, कुछ तो बोलो। हाँ बोलो शांति, कुछ तो बोलो, ट्राई करो। ऐसे बैठे रहोगे तो कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला। ट्राई करो बच्चों, बोलो कुछ। आप जब एक्स्ट्रा क्लास लगाते हो, आप देखते हो ना B2 वाले कैसे बोलते हैं, देखते हो ना आप लोग? आप में से 2-3 ही sir. बच्चे आते हैं, वो बच्चे तो वैसे भी बोलते हैं, वही बच्चे वहां आते हैं। लेकिन आप भी तो थोड़ा बहुत तो इंटरेक्ट करो। जिया, क्या क्या सोचा है जिया, इसमें क्या लगाने का सोचा है जिया? सर पहले वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन निकालेंगे, लेकिन मेरे को निकालना क्या है जिया, चेंज इन चेंज इन काइनेटिक या एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी ऐसे तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके लिए तो वेलोसिटी चाहिए, और क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है क्या, फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन। No sir. तो अगर मेरे को वेलोसिटी नहीं गिवन तो मेरे को वर्क डन, तो मेरे को पता है कि मैं वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा, जैसे जिया ने बोला, क्योंकि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कहा वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, Initial. और इनिशियल तो कितनी है, 0। 0. तो वर्क डन ही किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल दो, चाहे वर्क डन निकाल दो, बात क्या है, सेम है। वर्क डन तो मैं बहुत अच्छे से निकालना जानता हूँ। वर्क डन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो वर्क डन कैसे निकलता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो Integration. इंटीग्रेशन, क्या ग्राफ है तो क्या निकाल दूं, Area. Area under the बस, curve. और कुछ करना ही नहीं था। कर्व का एरिया देखो, जो सॉलिड लाइन है ना वही कर्व है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, तो इनके नीचे का एरिया देख लो, यहाँ पे डॉटी लगा दो, तो ये तो एक क्या बन गया सर, रेक्टेंगल। Yes, sir. और ये क्या बन गया सर, एक ट्रेपीजियम। क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम। अगर जिसको Trapezium. ट्रेपीजियम नहीं बनाना तो यहाँ पर एक लाइन लगा दो, तो ये 2 फिगर में डिवाइड हो जाएगा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। बट ट्रेपीजियम लगा दोगे तो जल्दी हो जाएगा काम। क्लियर है सबको? तो 2 Yes, फिगर sir. कौन कौन सी बन रही है, अब ट्रेपीजियम लगाना सीख ही लो, अगर जिसको भूल जाता है जो ट्रेपीजियम, तो वो दिखा देते हैं आज। देखो, तो 2 फिगर है, वर्क डन क्या निकालना है सर, वही होता है सर, एरिया अंडर Curve. कर्व, लेकिन कौन से ग्राफ का, एफ और डिस्टेंस वाले ग्राफ का, F for distance graph. या एफ एक्स ग्राफ बोल दो। अब ये एफ एक्स ग्राफ है तो इसका एरिया अंडर कर्व निकाल देते हैं। एरिया ऑफ क्या है पहले तो, रेक्टेंगल Area of rectangle प्लस plus एरिया ऑफ trapezium. ट्रेपीजियम। देखा, ठीक है सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू Length into breadth. ब्रेथ। लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की, देखना 2. यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ है सर, 2. 2। 2. और ब्रेथ कितनी है सर यहां से यहां तक, So बोलो कितनी है, 2 है. 2 ही है है। सर, 2 ही. 2 ही तो है, तो ब्रेथ भी 2। तो रेक्टेंगल का एरिया तो कितना हो गया सर,
4 4 प्लस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है सर? हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हाफ Yes, क्या है sir. सर? पैरेलल साइड कौन सी है? एक तो ये वाली सर और एक ये वाली। इनकी हाइट देख लो कितनी है पैरेलल साइड सम का। 2 or 3. यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है? 2। और 2 यहाँ plus से 2. यहाँ तक की हाइट कितनी है? 3 3. तो 2 प्लस 3 3 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कैसे निकालते हो? दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। ये पैरेलल साइड है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना सर? ये कितना है? सर 1 1। हाँ या ना? बोलो, क्लियर है सर सबको? कौन सा बोला एक बार फिर से बताना. हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर है? सर 1 कैसे? 1 इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं। वो हाइट ट्रेपीजियम में जब तुम देखते हो ना, वो हाइट क्या होती है? इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का ये पॉइंट कितने पे है? 2 पर। और ये कितने पे है 2 सर? पे, ये 3 पे. ओके इन सर, दोनों के बीच 1 का हो गया. डिस्टेंस क्या हो गया? क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर तो अब सोल्व करो। 4 प्लस 5/2 कितना हो गया? ये 2 2.5. तो कितना आ जाएगा? 6.5 ऑप्शन नंबर C क्लियर है क्या? और जिसको ट्रेपीजियम निकालना नहीं आता, मैं तो चाहता हूं कि ट्रेपीजियम ही निकालो। नहीं तो तुम इसको क्या बोल सकते थे पहले? इसको क्या बोल दो? ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ। फिर इसको क्या बोलोगे? रेक्टेंगल। इसका क्या Rectangle. निकालोगे? फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ। बात वही पड़ेगी। हाफ है यहाँ पर, बेस कितना है सर? 3 से 2 1। 1 हाइट कितनी है सर यहाँ? 3 से 2 1 1 1 है ना। और लेंथ कितनी है सर इसकी? फिर से 1। 1 और ब्रेथ कितनी है सर इसकी? 3 से 2, ये पूरा 0 से 2 कितनी हो गई? 2। तो फिर 2 बात वही पड़ेगी सर। ट्राई करना, अगर हो तो ठीक है, वरना फिर छोड़ देना। करोगे ट्राई सब? यस Yes सर sir. जिसको नहीं पता फिर भी देख लेना भाई। यहाँ से आएगा हाफ और 2। हाफ और 2 कितना हो जाएगा अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, हाफ और 2 कितना होता है? 2.5 होता है क्या? 2 Yes sir. प्लस आधा कितना होता है? 2.5। और यही तो आंसर आया है, 2.5। यही नहीं आया? यस सर Yes अगर इसको sir. चाहो तो तुम ट्रायंगल और रेक्टेंगल में भी बांट सकते हो, बट ट्रेपीजियम जहां भी बनेगा उसको तुम किसमें ट्रांसफर करोगे? ग्राफ में, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल में। बट अगर तुमको फॉर्मूला लर्न है तो क्यों ही करना है टाइम वेस्ट। हो जाएगा ये क्वेश्चन। चले आगे। Yes sir. बिल्कुल सर. चलो अब ये क्वेश्चन करो। देखो ये आ गया इसका 6.5। अब ये क्वेश्चन करो। देखो एक ब्लॉक है सर 2 kg का, वो मूव करने के लिए फ्री है। कौन सी एक्सिस पे सर? एक्स एक्सिस पे इट इज एट रेस्ट। शुरू में तो क्या है सर? रेस्ट टाइम 0 पे। तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई? 0 अब उसके ऊपर फोर्स लगी जो टाइम पर डिपेंड करती है। वेरिएबल तो है लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम पर। टाइम पे और ये ग्राफ दे रखा है उसका। लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं है, फोर्स और टाइम का है Time का graph. तुमको काइनेटिक एनर्जी बतानी है आफ्टर 4.5। 4.5 तो ये पूरा ग्राफ ही हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे ग्राफ के बाद की बात हो रही है। 4.5 सेकेंड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता है कितनी होगी? 0। Zero. इनिशियल वेलोसिटी 0। अब सोचो क्या निकालोगे। अब जो बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी ना कि जब x और y डिवाइड होंगे तो क्या होगा, x और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, याद है ना सबको वो बात? Yes sir. Yes sir. बस Yes जिसको वो sir. बात याद है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ट्राई करो एक बार। हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ से निकल सकती है, उसका फोर्स और टाइम से कोई लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि ग्राफ में तो क्या है? फोर्स और टाइम है सर। ट्राई करो। जैसे पहले हमने देखा काइनेटिक एनर्जी कहाँ से निकल सकती थी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से लेना देना था। हाँ, क्यों? क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बनता है, और काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का लेना देना तो था ही। कौन सी थ्योरम से? वर्क एनर्जी Work थ्योरम से। energy from. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन तो है ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है अभी। या तो डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, या तुम सीधा ही सोचो क्या काइनेटिक एनर्जी का फोर्स और टाइम के साथ लेना देना हो रहा है क्या? कुछ सोचो, दिमाग लगा। क्या फोर्स और टाइम के ग्राफ से कुछ ऐसा बन सकता है जो मेरे को मदद करे क्या निकालने के लिए? काइनेटिक एनर्जी निकालने में। सोचो।
और ग्राफ से क्या क्या हो सकता है वो तुम्हें पता ही है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बन रहा है, और दोनों को डिवाइड करके देख लो क्या बन डिवाइड रहा है। करके। इतने ज्यादा हिंट दे दिए, अब तो ट्राई कर सकते हो। जिसका थोड़ा बहुत भी अप्रोच समझ में आए जिसको, वो यू कैन रेज योर हैंड। ट्राई एंड ट्राई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। परफेक्ट। बताओ फिर, थोड़ा बहुत तो हिंट दो। सिर्फ फोर्स और टाइम से ऐसा क्या निकल सकता है जिससे काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है? फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, एरिया अंडर कर्व निकलेगा। उससे क्या हो जाएगा? फोर्स और टाइम का एरिया अंडर कर्व कौन सी क्वांटिटी होती है? फोर्स इंटू टाइम। थोड़ा सा हिंट और दो, न्यूटन का सेकंड लॉ। F is equal to m है। तो उसमें तो एक्सेलरेशन। और एक और फॉर्म भी है उसकी। सर एक को अगर dv by dt पुट कर दे फिर v निकाल लेंगे। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट। अच्छा चलो, जैसे तुम कहते हो ना मैं वैसे ट्राई करता हूँ, ठीक है? तुम क्या कह रहे हो सर? F इज इक्वल टू एम ए लिख दो, और ए को क्या पुट कर दो? वेलोसिटी अपॉन टाइम। dv बाई dt। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे अब बताओ फिर फटाफट। अब वेलोसिटी कहां से लाओगे? कर सकते हो इससे भी, बट ट्राई करो कैसे करोगे। और इसका काइनेटिक एनर्जी से क्या लेना देना फिर? तुमने लिख दिया m dv बाई डी टी इज इक्वल टू, इससे भी हो सकता है f। यही बोल रहे हो ना बच्चे? यही बोल रहे हो? तुमने बोला फोर्स को क्या लिख दो, सर मास इंटू अगर इससे v एक्सेलरेशन। निकालेंगे अच्छा, यहां से dv निकाल दो, ठीक है? तो dt को उधर ले जाते हैं सर। तो f इंटू डी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू dv। यही होगा क्या, बोलो? यही होगा इससे तो, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अब ये तो स्मॉल स्मॉल है, सब पूरा करने के लिए क्या करूंगा? टोटल के लिए क्या करूंगा दोनों साइड? इक्वेशन। कर दो, चलो इंटीग्रेशन कर दो। 1/m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एफ डी टी क्या है पता नहीं सर, इज इक्वल टू डीवी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है सर? वेलोसिटी की कोई लिमिट दे रखी है क्या? देखो पहले तो नहीं दे रखी सर। तो क्या करूं सर? इनिशियल वेलोसिटी से क्या लिख दूं? फाइनल। फाइनल वेलोसिटी डीवी। क्लियर है? अच्छा, 1/m ठीक है, एफ डी टी को एज इट इज लिखो। जो तुम कह रहे हो मैंने वही किया, अभी तो कुछ नहीं बताया अपने तरीके से। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो? डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? ऊपर v होगा। एक्स, तो डीवी का क्या होगा? वी। वी इनिशियल से वी फाइनल। फाइनल। तो 1/m एफ डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो पता होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, 1/m तो ठीक है, बाद में पुट कर देंगे। एफ की जगह क्या पुट करूं अब बताओ? सर md एफ डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, और एफ और डी टी कौन कौन सी एक्सिस है? एक्स और वाई, दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्राफ भी दे रखा है। तो क्या निकाल सकता हूं सर ग्राफ? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। एरिया। तो इस इंटीग्रेशन की जगह तुम क्या भी लिख सकते हो इसका, एरिया अंडर कर्व। और वही किसके इक्वल हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, 1/m एरिया अंडर द कर्व निकाल दो इसका। क्या है? एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों का एरिया नहीं निकाल पाओगे यस क्या? सर। निकाल दो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट भी कर देना, हिचकिचाना मत। करो, ऊपर वाले का ट्रायंगल का निकालो, नीचे वाले का निकालो, और सोल्व करो, दोनों को ऐड कर दो। साइन के साथ करना, चेंज मत कर देना साइन को।
तुम सही जगह पर पहुंचे हो, बिल्कुल सही गैस लगाया हुआ है सबने। बस इसको मैं 4 स्टेप को 1 स्टेप में कन्वर्ट कर दूंगा, बाद में बताऊंगा, अभी पहले यहाँ पर करो तुम। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरे का भी यही होगा, दोनों को जैसा साइन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल रहा क्या बच्चों? पहले ट्रायंगल का एरिया क्या निकला? सर पहले का 6। हाफ 6, बिल्कुल ठीक। Yes, हाफ sir. इंटू 3 इंटू 4, 6। दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले में बताओ। माइनस 1.5। माइनस sir. 1, दोनों को 1.5. माइनस करके आंसर क्या आ रहा है? सर 4.5। बस एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, 4.5। तो बस निकाल लो ना भाई, इसको निकालोगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 2, और इंटू 3 कितना हो गया 6। और दूसरे वाले का निकालो, कितना है दूसरे वाले का, हाफ तो ठीक है, Half बेस into कितना है, 2 into 1.5. बेस कितना है इसका, सर माइनस 1.5। 1.5 और हाइट कितनी है माइनस की 2 minus 2, 2. 2 से 2 कट गया तो ये कितना आएगा माइनस 1.5। दोनों को ऐड करोगे तो 6 माइनस 1.5 कितना होता है, 4.5. ये आ गया हमारा एरिया अंडर कर्व। तो अब एरिया अंडर कर्व की जगह क्या लिख दोगे, 4.5 इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल तो आपको पता है 0 है, वी फाइनल आपको पता है नहीं। निकालनी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ये पूरा मैं इसको क्या करवाऊंगा, तुम्हें स्किप करवाऊंगा, अभी बताऊंगा कैसे। बाकी तो फिर कितने स्टेप का रह गया क्वेश्चन, सिर्फ 3 स्टेप का अभी तो। एम की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 2 kg। तो 1/2 इंटू 4.5 किसके इक्वल आ गया, VF के। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, मैं 4.5 को किसके इक्वल लिख दूंगा, एम को उधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, MV, यही बन जाएगा क्या, देख लो। M था इधर डिवाइड में, उधर जाके कहाँ आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई में। तो 4.MV, और MV मतलब क्या होता है सर, फाइनल मोमेंटम हो गया। Momentum. Yes, sir. और अगर मोमेंटम फाइनल 4.5 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पाते। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में तो रिलेशन डुअल नेचर में पढ़ लिया था, क्या था, P square upon बस p स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, p स्क्वायर कितना है, p 4.5। तो 4.5 यानी 45/10, और 45/10 डिवाइडेड बाय 2, और m कितना है बच्चों, 2 ही है सर, yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. हाँ या ना, इसको सोल्व करो फटाफट। 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4, फटाफट सोल्व करो कितना आ रहा है। अरे फटाफट कर दो यार, 5 ये लो सर 5.06। वेरी गुड, 5.06 मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, यही है। क्लियर है, आ गया आंसर। अभी तो ये सिर्फ तुमने किया, मैंने इसमें कोई भी स्टेप नहीं किया, मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की, सब कुछ तुमने किया। बट तुमने कहां से स्टार्ट किया, F इज इक्वल टू एम ये चीजें तभी होती हैं, ऐसा चीजें पता है कब होता है, जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हमें कुछ आइडिया नहीं है, तब तुमने बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट किया। देख रहे हो, F इज इक्वल टू एम से घूमते 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 तुमने मोमेंटम निकाला। अब मैं बताता हूँ, देखो इसमें बोल रखा था F और T का ग्राफ, यही बोल रखा था ना, FT का ग्राफ। यस और पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो कितनी थी, 0। अब मैंने तुम्हें बोला था कि कहां से हिंट लो कि काइनेटिक एनर्जी और एफटी में क्या रिलेशन है, और मैंने बोला भी था न्यूटन का सेकंड लॉ, वो क्या बताता है, F इज इक्वल टू dp बाय
dt dt तो अगर डीपी निकालना है तो एफ डीटी को उधर लेके जाना पड़ेगा। डीपी मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम yes. मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। Final minus जगह initial इंटीग्रेशन momentum. करूंगा Yes. और इस इंटीग्रेशन का मतलब एफ और टी ग्राफ का क्या है। area under curve Area under curve. and तो यहाँ से जब इनिशियल टू फाइनल मोमेंटम की लिमिट डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी initial इनिशियल। और यहाँ से Initial. एरिया अंडर द कर्व तुमने निकाल दिया था कितना, 4.5। इनिशियल मोमेंटम तो 0, तो फाइनल मोमेंटम 4.5 आ गया। अब मोमेंटम आ गया तो यहाँ से क्या निकल सकती है, kinetic energy। समझ में आ रही है क्या बात। सिर्फ 4 Yes. स्टेप का क्वेश्चन था, सिर्फ 4 स्टेप। लेकिन तुमने कहां से स्टार्ट किया, F इज इक्वल टू एम। क्या तुमने गलत किया, नहीं किया बिल्कुल। लेकिन पेपर में अगर F इज इक्वल टू एम में से हर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। एक ही क्वेश्चन में इतना हो जाएगा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है सबको। yes यस sir। सर। तो क्या किया है, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को देखा और एफ और टी ग्राफ को देखा। एफ और टी से मैंने कहा मोमेंटम जैसी कोई चीज निकल सकती है, और मैंने कहा मोमेंटम जैसी कोई चीज निकल गई तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो सीधा ही क्या है मेरे पास, रिलेशन है सर। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो एक बार, अब बोलो कोई डाउट किसी के मन में। चले आगे, yes sir। चलो फिर आज तुम्हारे को अब तुम्हें टाइम हो गया क्या हमारा, 2 मिनट बचे थे। कोई नहीं, इतना ही रिवाइज करो, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। B2 में तो हो गया वैसे ये पार्ट, ये नहीं हुआ मतलब वो 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यही चीज क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, ये देखो अभी नहीं करेंगे लेकिन कोई बात नहीं, अभी 11th को ताजा ताजा अभी पढ़ा है तुमने, थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ 11th का आज, Yes, sir. हल्का फुल्का, ठीक है। तो अभी इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से करके आना, समझ में आ रही है, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से करके आना। और आप इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है, अगर ये वाले क्वेश्चन अपने आप से करना, ये हो जाए उसके बाद वीडियो ऑन कर देना B2 वाली लेक्चर की, उसमें अगले वाले 2 क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। ट्राई करना, अगर हो पाए तो ठीक है, वरना हम तो करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। करके आओगे सब ट्राई, हाँ या ना। yes sir। Yes, sir. समराइज करते हैं पहले, सबसे पहले समराइज करो इसको फटाफट। तो हमने जो पढ़ा सर, पहले बताओ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट, f dot s। अगर सिंपल फॉर्मूला लिखना है F इंटू एस तो क्या याद रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जहाँ पर फोर्स होगी, जहाँ फोर्स की जरूरत। gravitational force। फोर्स होगी। अच्छा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये तो हो गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होगा सर, इंटीग्रेशन F डॉट डी f एस, dot s। yes sir। और अभी पता है एक्स और वाई जब मल्टीप्लाई में हो रहा है तो क्या हो रहा है सर, या तो इंटीग्रेशन या area under area curve। under curve. और जब एक्स और वाई डिवाइड में हो रहा है तो सर Differentiation या slope। Differentiation या slope. क्लियर है कि सबको। और वर्क Yes, एनर्जी थ्योरम क्या Yes. कहती है, वर्क डन बाय work done by all forces equals to change in Very kinetic good. energy। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy. क्लियर है क्या, yes sir। Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी क्या हमेशा कंजर्व्ड रहती है, no sir। No, sir. ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई डाउट, no sir। चलो फिर ठीक है बच्चे, करो रेस्ट और इसको कंटिन्यू करना, ओके Bye, sir. Thank you, Bye-bye. sir.